तो शुभ समाचारों के बाद सबसे पहले कर लेते हैं हम कान फिल्म फेस्टिवल की, जो इस बार भारत और फ्रांस की दोस्ती के नाम है। भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के खिताब मिला है। एक तरफ देखिए कान फिल्म फेस्टिवल 75वें साल में प्रवेश कर चुका है, तो भारत भी अपनी आज़ादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत के पवेलियन का आगाज यहाँ बड़े भव्य तरीके से हुआ। इसके साथ ही जैसे ही ऐश्वर्या राय रेड कारपेट पर उतरी तो सबकी निगाहें उन पर थम गई। भारत के पवेलियन में राजस्थानी संगीत का रंग भी अद्भुत नजर आया, जिस पर दीपिका घूमर का रंग जमाती हुई नजर आई। आज माधवन के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। उनकी फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट का वर्ल्ड प्रीमियर होने जा रहा है। इस बीच भारत ने कान के मंच से अहम घोषणा कर दी, जिसमें कहा गया कि जो विदेशी फिल्में भारत में बनेंगी और जिन फिल्मों से भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, उसे सरकार 50 लाख रुपए देगी। फिलहाल 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और आप देख सकते हैं कि कान फिल्म फेस्टिवल का रंग कैसे सितारों से दमक रहा है। चलिए अब आपको कान फेस्टिवल के दो अलग अलग रंग दिखाते हैं। कान के सबसे खास रेड कारपेट पर ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपना जलवा बिखेरा। रेड कारपेट पर शिरकत के लिए उन्होंने ब्लैक गाउन को चुना। इस गाउन के फ्लोरल टच में ऐश्वर्या कमाल की नजर आ रही हैं। ऐश्वर्या राय लगभग हर साल कान फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए पहुंचती हैं और इस बार भी कान में उनका जलवा बरकरार है। वहीं 30 सालों में पहली बार कान में टॉम क्रूज का जलवा भी नजर आया है। इससे पहले 1992 में फार एंड अवे फिल्म को कान फेस्टिवल में दिखाया गया था। इस बार टॉम क्रूज फिल्म टॉम गन मैवरिक के वर्ल्ड प्रीमियर के लिए नौसेना के हेलीकॉप्टर से फ्रेंच रिवेरा पहुंचे। एक बार फिर देखी घूमर की दीवानगी। राजस्थान के लोक कलाकार बामे खान ने छेड़ा सुर, तो दीपिका पादुकोण, तमन्ना भाटिया, पूजा हेगड़े और उर्वशी रौतेला एक साथ थिरकती नजर आई। मौका था कान फिल्म समारोह में इंडियन पवेलियन के उद्घाटन का। इस दौरान बोलने के लिए जब बामे खान की बारी आई तो उन्होंने घूमर के साथ समा बांध दिया। इस साल कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है। फिल्मोत्सव के दूसरे दिन भारतीय दल की मौजूदगी में इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया गया। इस बार कान फिल्म समारोह की जूरी मेंबर बनी है भारतीय अदाकारा दीपिका पादुकोण और उन्होंने इस मौके पर फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र में भारत की हैसियत का जिक्र किया और कहा कि 75 साल में भारत कहां से कहां पहुंच गया है। When we look back at the 75 years of Cannes, and I've said this earlier, there are literally a handful of Indian films or Indian actors or Indian talent that has been able to make it, and I feel like collectively as a nation, we have it. We have the talent, we have the ability, and I think we just need that sort of conviction. And there will come a day, I truly believe, where India won't have to be at Cannes, Cannes will be in India. इस मौके पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विदेशी फिल्मकारों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए 2 खास प्रोत्साहन स्कीम शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय सिनेमा की खासियत क्या है, उसकी ताकत क्या है और उसका नजरिया क्या है। The Indian film industry, which produces almost 2,000 films every year, is the world's largest film industry. This reminds me a dialogue from Deepika's movie. ये जवानी है दीवानी, उसका ये dialogue है. I'll tweak it a bit and say, भारत का सिनेमा दौड़ना चाहता है, उड़ना चाहता है, बस रुकना नहीं चाहता। 28 मई तक चलने वाले फिल्म फेस्टिवल में दुनिया भर के फिल्मकारों और फिल्म प्रेमियों को भारतीय सिनेमा की विविधता की झलक देखने को मिलेगी और साथ ही भारतीय फिल्मकारों और कलाकारों को भी विश्व सिनेमा के मौजूदा सफर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और आइए आप बात करेंगे असम की, जहां पर इस वक्त जल तांडव से महामुकाबले की तैयारी हो रही है। असम में करीब 5 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। असम के 33 में से 26 जिले इस वक्त पानी का प्रकोप झेल रहे हैं। असम के अलग अलग जिलों में 142 रिलीफ कैंप बने हुए हैं, जहां पर बाढ़ से प्रभावित लोगों ने शरण ले रखी है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर लगातार पलायन कर रहे हैं, तो वहीं एनडीआरएफ गांवों और गलियों तक बोट के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम कर रही है। असम की बराक घाटी और दीमा हसाओ जिला समेत पड़ोसी राज्य त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर के कुछ हिस्सों से सड़क और रेल संपर्क तक टूट चुका है। असम और मेघालय में कई जगह सड़क और रेल पटरी बह चुकी है। देखिए, असम में भारी बारिश और बाढ़ के बीच राहत और बचाव भी युद्ध स्तर पर लगातार जारी। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को निकालने में जी जान से जुटे हुए हैं और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में लगातार इस काम में लगे हुए हैं। कुदरत की मार के बीच उम्मीद देने वाली तस्वीरें हैं ये। बाढ़ की बेबसी के बीच भी भरोसा है कि सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिए जाएंगे। बुजुर्ग, बच्चे, जवान सभी को इस त्रासदी से सकुशल बचाकर निकालने में जुटे हैं सुरक्षा बल के जवान। पानी इतना जमा है कि पैदल पार कर पाना मुश्किल है, इसलिए सैलाब को चीरते हुए बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित इलाकों में बचाव दल पहुंचा रहे हैं। बाढ़ में डूबे असम में इन दिनों युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना और बचाव दलों के जवान जमीन से लेकर आसमान तक बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने में जुटे हैं। इन इलाकों में हालात ऐसे हैं कि जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही दिखता है। असम में जब हालात बेकाबू हुई तो एक साथ यहां की एसडीआरएफ और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीम सेना के जवानों के साथ रेस्क्यू मिशन में झोंक दिए गए। होजाई समेत तमाम इलाकों में पहुंचे बचाव दल बाढ़ पीड़ितों के लिए देवदूत से कम नहीं। इन टीम्स की प्राथमिकता तय है। पहले महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को मुसीबत से निकालने की कोशिश हो रही है। असम की ये स्थिति है फिलहाल। रेस्क्यू ऑपरेशंस कॉन्स्टेंटली चल रहा है। इन्हीं बोटों पर रेस्क्यू ऑपरेशंस असम के भिन्न भिन्न डिस्ट्रिक्ट्स पे हो रहा है। अगर हम आपको ये नज़ारा दिखाएं, ये आपको अगर कोई नदी लगेगा तो ये पूरा गलत हो आप। ये कोई नदी नहीं, ये कोई पॉन्ड नहीं, ये एग्रीकल्चरल फील्ड्स है। यहाँ पे खेती बाड़ी होती थी, लेकिन होजाई की ये स्थिति है। कॉन्स्टेंटली आप देखो, हमारे साथ भी रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम्स है, कॉन्स्टेंटली ये लोग 24/7 ये अपना काम कर रहे हैं। एसडीआरएफ और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की एक टीम तो सिर्फ बोट तैयार कर उसे ट्रकों के जरिए उन इलाकों में भेज रही है जहां लोग सैलाब में फंसे हैं, ताकि किसी भी सूरत में बोट की कमी ना हो और जल्दी से जल्दी बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जा सके। असम की एसडीआरएफ और असम पुलिस के द्वारा इवैक्यूएशन और रेस्क्यू चल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें, एक से एक बोट्स आ रहे हैं जहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करके उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मदद की जरूरत नहीं पड़ रही है। वो खुद ही बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकलकर सुरक्षित जगहों पर पहुंच रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि आगे कब तक घर से दूर रहना पड़े, इसलिए जरूरी सामान लेकर निकल पड़े हैं। जिन लोगों के पास पालतू जानवर थे, वे अपने पशुओं को भी साथ लेकर निकले हैं। असम में बाढ़ की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि असम के 26 जिलों के 1000 से ज्यादा गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। पर जिस तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उससे बाढ़ में फंसे लोगों में जरा भी हताशा नहीं है। बचाव दल ने अब तक 3500 से ज्यादा लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है और अभी भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन इलाकों से निकालने की कोशिश जारी है। राज्य सरकार के आंकड़ों की माने तो अब तक करीब 40,000 लोग राहत शिविरों में पहुंच चुके हैं। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में करीब 150 रिलीफ कैंप और राहत सामग्रियां बांटने के लिए 125 से ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं। असम सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत पैकेज का भी ऐलान किया है। सरकार के मुताबिक बुधवार को 4 मीट्रिक टन राहत सामग्री हेलीकॉप्टर के जरिए प्रभावित इलाकों में पहुंचाई गई,
जबकि आज 12 मीट्रिक टन और सामान बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचाए जाएंगे। बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सरकार ने 4-4 लाख रुपए की मदद देने की भी घोषणा की है। असम सरकार ने बराक घाटी में फंसे लोगों को निकालने के लिए फ्लाई बिग एयरलाइंस के साथ समझौता भी किया है। फ्लाई बिग एयरलाइंस अगले 10 दिनों तक सिलचर और गुवाहाटी के बीच हवाई सेवा उपलब्ध कराएगी। इन उड़ानों की टिकटों की कीमत का कुछ हिस्सा सरकार देगी। इस बीच मौसम विभाग से भी राहत की खबर आ रही है। अनुमान है कि 20 मई के बाद असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सुधर सकते हैं। पानी का स्तर नीचे जा सकता है, यानी जल्दी ही इन लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने वाली है। होजाई से सूर्याग्नि रॉय के साथ पल्लव बोरा, गुवाहाटी, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, बारिश ने पूरे पूर्वोत्तर में रेल और सड़क यातायात को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। दीमा हसाओ जिले का एक रेलवे स्टेशन तो पहाड़ों से गिरे मलबे की चपेट में आ गया है। हाफलॉन्ग रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन बाढ़ और लैंडस्लाइड और पानी का प्रहार नहीं सह सकी और पूरी ट्रेन ही यहां पर पलट गई है, जिसके बाद से ट्रेन के आसपास मलबा हटाया जा रहा है, जिससे ट्रेन फिर से पटरी पर दौड़ने के लायक हो सके। ये रेलवे स्टेशन असम के सबसे खूबसूरत स्टेशन में शामिल है। पहाड़ों से गिरा ये खूबसूरत स्टेशन लैंडस्लाइड की चपेट में आने की वजह से बर्बाद हो चुका है। यहाँ आप देखिए, बाढ़ और मिट्टी के कटाव की वजह से कई जगह रेल की पटरियां हवा में झूलती हुई दिखाई दे रही हैं। लगातार हो रही बारिश का पानी रेलवे ब्रिज के नीचे से मिट्टी बहा लिया और जिसके बाद ये पुल देखिए हवा में लटक गया। बताया जा रहा है कि इस ब्रिज से सिलचर से निकली गुवाहाटी एक्सप्रेसवे गुजरने वाली थी, लेकिन समय रहते उसे रोक दिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। ट्रेन में बैठे मुसाफिरों को मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए रेस्क्यू ट्रेन तक जाना पड़ा। कुछ यात्रियों को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू भी किया गया। देखिए, असम में आई बाढ़ का असर जो है त्रिपुरा तक भी पड़ा है। बाढ़ की वजह से त्रिपुरा में पेट्रोल और डीजल की किल्लत भारी बढ़ गई है, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ नजर आ रही है। लेकिन सरकार ने पेट्रोल और डीजल की मात्रा को निर्धारित कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि पेट्रोल पंप पर आप मनचाहा तेल नहीं भरवा सकेंगे। इनकी जगह सरकार ने यह कदम एहतियाती तौर पर उठाया। अगरतला की सड़कों पर स्कूटी, बाइक और कार में सवार लोग किसी ट्रैफिक जाम में नहीं फंसे हैं, बल्कि पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जहां एक तरफ असम में बाढ़ की तबाही से लोग परेशान हैं, वहीं असम की बाढ़ से त्रिपुरा में त्राहिमाम मचा हुआ है। असम की बाढ़ ने राज्य में तो तबाही मचा ही रखी है, साथ ही पड़ोसी राज्य भी इससे अछूते नहीं हैं। असम की बाढ़ की वजह से त्रिपुरा में पेट्रोल और डीजल की किल्लत होने लगी है और पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। त्रिपुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर लंबा जाम लगा हुआ है, जिसकी वजह से राज्य में पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो गई है और वाहनों को दिए जाने वाले पेट्रोल डीजल की मात्रा तय कर दी गई है। अगर कोई 2 पहिया वाहन लेकर जाता है तो उसे 200 रुपए का पेट्रोल मिलेगा और 3 व्हीलर वाले को 300 रुपए का पेट्रोल या डीजल मिलेगा, जबकि 4 पहिया वाले वाहनों को 1000 रुपए का पेट्रोल या डीजल ही मिलेगा। असम की बाढ़ और बारिश का असर अपने पड़ोसी राज्यों पर भी पड़ा है। असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बराक घाटी के लिए रेल संपर्क लगातार चौथे दिन भी बाधित रहा, क्योंकि शुक्रवार से भारी बारिश और भूस्खलन के बाद असम में रेल ट्रैक को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में रेल सेवाएं दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। लेकिन त्रिपुरा और मिजोरम की सरकारों ने एहतियातन अपने राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों की राशनिंग शुरू कर दी है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुताबिक असम में लुंगडिंग, बदरपुर खंड में
50 से अधिक रेल ट्रैक को नुकसान पहुंचा है, जिससे मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और बराक घाटी में रेल यातायात पर भारी असर पड़ा है। गौरतलब है कि असम में भारी बारिश ने 20 जिलों में कहर बरपा दिया है। बारिश और बाढ़ की वजह से करीब 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। यही नहीं, लगातार हो रही बारिश से कई जिलों का सड़क और रेल संपर्क टूट गया है। राज्य के कई इलाकों में बाढ़ के कारण जनजीवन पर गहरा असर पड़ा है, जबकि कई इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को बेघर भी होना पड़ा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि ASDMA के मुताबिक राज्य के 20 जिलों में लगभग 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लगातार बारिश और भूस्खलन से पहाड़ी जिले दीमा हसाओ राज्य के बाकी हिस्सों से कट गया है, जिससे बाढ़ पीड़ितों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि केंद्र, असम सरकार और बचाव करने वाली टीमें युद्ध स्तर पर जान माल की सुरक्षा में जुटी हुई है। असम के सोलमारी से पल्लव बोरा और सूर्याग्नि रॉय के साथ अगरतला से प्रबीर दास, गुड न्यूज टुडे। तो वैभव, जो देश का पूर्वोत्तर वाला हिस्सा है वो इस वक्त बाढ़ की चपेट में है और इस बीच राहत बचाव कार्य जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली NCR में आप देख रहे हैं कितनी गर्मी पड़ रही है। हालात बेहद खराब हैं। कई राज्यों में जल्द राहत मिल सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने पहाड़ों सहित कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम के तेवर में बदलाव का असर जल्द देखने के लिए मिल सकता है। बस 2 दिन और इंतजार और फिर मौसम होगा खुशगवार। दिल्ली NCR के लिए ये खुशखबरी है कि 2 दिन गर्मी की तपिश के बाद 21 मई से कुछ राहत मिल सकती है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मौसम का यही रुख देखा जा रहा है कि पहले गर्मी तेज होती है और फिर थोड़ी राहत मिलती है। एक बार फिर ऐसी ही स्थिति बनती नजर आ रही है। मौसम के जानकारों के मुताबिक 21 मई से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से राजधानी और इसके आसपास के मौसम में बदलाव हो सकता है। इन इलाकों में तेज हवाएं चलने या आंधी आने की संभावना है। इसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और NCR में 22 मई को बूंदाबांदी और तेज हवाएं चल सकती हैं। इसकी वजह से तापमान में गिरावट आएगी। मौसम में बदलाव का ये असर 23 मई तक देखने को मिल सकता है और गर्मी से राहत जारी रह सकती है। दिल्ली और इसके आसपास पिछले कुछ दिनों से मौसम में हल्के बदलाव का असर ये हुआ है कि तापमान में अच्छी खासी गिरावट आ गई है। 15 मई को दिल्ली के 2 इलाकों में अधिकतम तापमान 49 डिग्री और इससे ऊपर दर्ज किया गया था, जबकि बुधवार यानी 18 मई को 42.2 डिग्री अधिकतम तापमान रहा, यानी 4 दिन में तापमान में 7 डिग्री तक की गिरावट आई। राजधानी में आज पारा 42 से 44 डिग्री के बीच रह सकता है, जबकि कल यानी शुक्रवार को 43 से 45 डिग्री के बीच तापमान दर्ज किया जा सकता है। मौसम के जानकारों के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में शनिवार से एक बार फिर तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने के आसार हैं, जिससे माहौल में तब्दीली आएगी। मौसम विभाग ने दक्षिण, उत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के कई जिलों में अभी बारिश जारी रह सकती है। हिमाचल प्रदेश में 20 से 23 मई तक बारिश की संभावना है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत तटीय राज्यों में बारिश का अलर्ट है। यही स्थिति असम, मेघालय और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है। बिहार में आने वाले दिनों में तेज हवाएं चलने और बारिश का अलर्ट है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बरसात हो सकती है। वहीं मध्य और पश्चिमी भारत में तापमान में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और विदर्भ के इलाकों को अभी गर्मी से राहत के लिए कुछ और इंतजार करना होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उस समाचार की कर लेते हैं जो इन दिनों बहुत सुर्खियों में है। देखिए, बात ज्ञानवापी की करते हैं, जिसको लेकर आज खासी हलचल रहने वाली। आज ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिए थे जहां सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने की बात कही गई थी। वहीं वजू की दीवार गिराने की याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। आज सर्वे कमिश्नर विशाल सिंह की अगुवाई में टीम अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करेगी। इस रिपोर्ट से साफ हो जाएगा कि मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिला या फव्वारा। इसके साथ ही देखिए, इस रिपोर्ट से ये भी साफ हो जाएगा कि मस्जिद में सर्वे का काम आगे भी जारी रखना है या विवाद खत्म होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं। इस बीच सर्वे की रिपोर्ट के लिए 2 दिन का और वक्त देते हुए सिविल कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया था मामला। और देखिए, इसी बीच ज्ञानवापी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। सुनवाई को लेकर महत्वपूर्ण दिन आज है और आज पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट में बड़े खुलासे किए गए हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि रिपोर्ट में पूर्व दिशा में शिलपट और पत्थर का ढेर का जिक्र किया गया है। यही नहीं, सर्वे में दिया जलाने की जगह का भी जिक्र मिलता है। साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक सिंदूरी रंग की 4 मूर्तियों की आकृति भी सर्वे की जगह पर देखी गई है। स्पेशल कोर्ट कमीशन आज कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करने वाले हैं, जिसके बाद इन सारी बातों पर मोहर लगेगी। फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसमें यह बात निकलकर सामने आ रही है कि रिपोर्ट में इन बातों का जिक्र किया गया है, लेकिन इंतजार करना होगा जब कोर्ट में यह रिपोर्ट पेश की जाएगी, तभी सारे बिंदुओं पर एक पारदर्शिता देखने के लिए मिलेगी। देखिए, ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के स्पेशल कमिश्नर विशाल सिंह अपनी सर्वे रिपोर्ट आज दाखिल करने वाले हैं। ये रिपोर्ट जो है 14 से 16 मई के बीच हुए सर्वे को लेकर है। आपको दिखा देंगे स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह से हमारी खास बातचीत। अजय मिश्रा जो पहले कमिश्नर बनाए गए थे, उन्होंने अपने 2 पेज की ये रिपोर्ट पेश कर दी है और वो रिपोर्ट इस वक्त हम लोगों के पास भी है। देखिए, मुख्य बातें जो मोटे तौर पर बताया गया है कि 6 मई को और 7 मई को जो सर्वे हुआ था, उन्होंने उसके बारे में लिखा है और ये लिखा है कि पुराने मंदिरों का मलबा मिला है। पश्चिमी दीवार पर जहां पर वो पहले से मंदिर का विध्वंस दिखाई देता है, उसके दूसरी तरफ देवी देवताओं की कलाकृति बनी हुई है। अन्य शिलापट भी मिले हैं, कमल की कलाकृति मिली है। इसके अलावा शेषनाग की कलाकृति और नागफनी जैसी आकृति देखी गई है। देवों के विग्रह यानी कि कुछ मूर्तियों के टूटे हुए अंश भी मिले हैं। साथ साथ काफी पुराना, बहुत समय से पड़े हुए जो विग्रह हैं, वो तमाम चीजें इसमें मिली हैं। शिलापट्ट भी दिखाई दे रहा है और बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं इनके रिपोर्ट के मुताबिक जो मिले हैं। लेकिन इस समय हमारे साथ विशाल सिंह हैं जो कि स्पेशल कमिश्नर हैं, कोर्ट कमिश्नर। स्वागत है विशाल सिंह जी। पहली रिपोर्ट तो सबमिट हो गई कल और ये तमाम चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ ये रिपोर्ट में भी है, आप लोगों ने देखी? चूंकि कल ही मैंने आपसे कहा था कि हमारे 7 हैं और 6 और 7 की रिपोर्ट कल ही के इंटरव्यू में मैंने कह दिया था। 6 तारीख और 7 तारीख की रिपोर्ट वो फाइल करेंगे और उसके बाद की जो रिपोर्ट है 14, 15, 16 जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर की रिपोर्ट है वो हम दाखिल करेंगे और संभवतः आज हम लोग दाखिल कर देंगे 2 बजे से पहले, 12 बजे के बाद 2 बजे के पहले दाखिल कर देंगे। तो आप ये जो रिपोर्ट आपने देखी होगी, जो आपके सहयोगी ने फाइल की है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने भी देखी? जी, उस समय तो मैं कमीशन में नहीं गया था उनके साथ, लेकिन चूंकि बाहर की दीवारें थी तो मैंने बाद में देखी थी। तो उन्होंने अपने जो रिपोर्ट में किया है वो उनका स्वतंत्र अधिकार है और रिपोर्ट सबको मान्य होनी चाहिए। जो रिपोर्ट उन्होंने दी है कमीशन की कार्रवाई की, वो उनके द्वारा दी गई है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिले हैं, हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह मिले हैं, शिलापट्ट मिला है, दीवारों के बारे में भी उन्होंने बताया है कि ये तमाम चीज़ें मिले हैं। आपने भी देखा? जी, हमने तो देखा था। जो देखा है वो हम बाद में अपनी रिपोर्ट में दे देंगे, क्योंकि चूंकि पीछे के थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी देखा था। वो मेरी रिपोर्ट अभी कॉन्फिडेंशियल है, कोर्ट में चली जाए, उसके बाद आप भी देख लीजिए। अच्छा, शिवलिंग पर बड़ी तेज चर्चा है, शिवलिंग है या फवारा? हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने क्या देखा? अब यह कॉन्फिडेंशियल बहुत ही गोपनीय है और रिपोर्ट जो है अब आज हम लोग दाखिल कर देंगे, फाइल कर देंगे, सबमिट कर देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा क्या है उसमें। अच्छा, ये तो जो रिपोर्ट आई है ये बाहर की रिपोर्ट है जो उन्होंने की है? हाँ, बाहर सिर्फ बाहरी दीवार की रिपोर्ट है, अंदर की रिपोर्ट मैं दाखिल करूंगा।
तो आप सुन रहे थे कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को, जिन्होंने कहा कि आज रिपोर्ट पेश की जाएगी। 1 बजे से पहले ये रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी, जिसके बाद देखना होगा कि आखिर किन बिंदुओं पर ये रिपोर्ट बनाई गई है और आखिर इस पूरे मसले के पीछे सच क्या है। चलिए बात करेंगे बॉलीवुड जगत की। फिल्म धाकड़ के रिलीज से पहले एक्ट्रेस कंगना रनौत वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची और दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि काशी के कण कण में शिव है। देखिए, ये जो है, जैसे मथुरा का कण कण में कृष्ण है, जैसे अयोध्या के कण कण में श्री राम है, वैसे काशी के कण कण में महादेव हैं। उनको किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो कण कण में है। हर हर महादेव। कार्तिक आर्यन, तब्बू और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म भूल भुलैया 2 कल रिलीज हो रही है। फिल्म की टक्कर कंगना रनौत की धाकड़ से होनी है। तो चले आपको मिलवाते हैं भूल भुलैया 2 के लीड एक्टर कार्तिक आर्यन और लीड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है भूल भुलैया की एंटायर कास्ट। थैंक यू सो मच हमारे को ज्वाइन करने के लिए। कार्तिक, कियारा, अनीस जी, आपका सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी ये जानने के लिए कि आपका अभी इस वक्त करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है। आपकी फिल्म आने वाली है, आपने पूरी शूट जो करी है वो पैंडेमिक के टाइम पे करी है, और इन दोनों के लिए तो स्पेशली ये फिल्म पहली फिल्म है जो कि थिएटर पे आने वाली है। एक्साइटमेंट तो बहुत है डेफिनेटली, क्योंकि आई थिंक हम भी रुके हुए थे कि फाइनली हमारी फिल्म अब थिएटर्स में वापस आए। 2-2.5 साल के लिए, मतलब हम दोनों ने OTT पर काफ़ी फिल्में की है। हमारी फिल्में जो थिएटर के लिए भी बनी थी उनको OTT पर डालना पड़ा, बट नाउ आई थिंक फाइनली आवर फिल्म इज़ कमिंग इन थिएटर्स एंड आई थिंक आई रियली हैप्पी दैट इज़ भूल भुलैया 2 दैट्स कमिंग इन थिएटर्स, क्योंकि हम चाह रहे थे कि जो फिल्म अब आए, हमारी जो पहली फिल्म स्पेशली दैट कम्स, आई फील फॉर इट टू बी अ फैमिली एंटरटेनर सो दैट a theatre experience is community watching. So we want, I think, a genre like this where there's horror comedy to be together, the entire audience getting scared together, laughing together. The way the film has been shot, it just takes you into the world of Bhool Bhulaiya. We're excited. I'm excited. अनीस जी, आपको? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ और टेंशन भी होता है, क्योंकि हर फिल्म के साथ एक जिम्मेदारी होती है और बहुत लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है, और वो एक्सपेक्टेशंस पे वो उतरेंगे नहीं उतरेंगे वो एक बनी रहती है बात। लेकिन मुझे लगता है कि लोग एक्सपेक्ट करें वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे तो बहुत दुख होगा कि कोई हमसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है कि हाँ ठीक है फिल्म आ रही है। तो अगर वो एक बॉडी ऑफ वर्क है और अच्छी फिल्में बनाई हैं दी है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये भी अच्छी होगी, तो वो डर तो लगा रहता है। लेकिन हमारे जो हाथ में होता है वो होता है कि आपने एक लगन के साथ, ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ एक अच्छे खूबसूरत तरीके से एक फिल्म बनाई है, उसके बाद तो सब ऑडियंस के हाथ में होता है। कार्तिक, आपके लिए? एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ऑफ कोर्स ये फिल्म पैंडेमिक के टाइम ही नहीं, पैंडेमिक के पहले, पैंडेमिक के टाइम, पैंडेमिक के होपफुली बाद हमने तब से शूट कर रहे हैं फिल्म को, और काफ़ी लोगों की मेहनत इससे जुड़ी हुई है, काफ़ी लोगों का वक्त इससे जुड़ा हुआ है। और जिस तरीके का काम अभी भी इस फिल्म में एज वी स्पीक जब ये चल रहा है कि बिहाइंड द सीन अभी भी इसमें वर्क चल रहा है, प्रमोशन तो हो ही रहा है, बट अभी भी इसके VFX में अभी भी इसको और ग्रैंड बनाने की चीज़ें जो चल रही हैं वो एंड मोमेंट तक इस फिल्म के साथ हो रहा है। तो a lot of effort is being put in भूल भुलैया 2। उम्मीद तो काफ़ी है भूल भुलैया 2 के साथ, पर मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी आ जाती है जब आपको उम्मीद लगाते हो आप किसी फिल्म के साथ। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप ये फिल्म लिख रहे थे तो आपको किसी तरह का प्रेशर था कि पहली इतनी बड़ी हिट गई थी तो दूसरे में भी आपको उतने ही एक्सपेक्टेशंस के साथ वापस आना है? तो सेट में किस तरह का माहौल था, अगर आप लोग भी थोड़ा सा कुछ हमें बताएं, कुछ मस्ती मजाक, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो वहाँ पे आपको याद रहा हो अभी तक भी कभी भूल नहीं सकेंगे? Actually, सेट का माहौल, it always depends on the captain of your ship. Also, Anisa is a very good actor. So as a director वो हमेशा एक्ट करके भी दिखाते थे कि you know you should do it like this. और मुझे याद है वो उन्होंने एक किस्सा बताया था when about animal body language. And he told me this as a tip. हम लोग एक scene कर रहे थे, they were getting the shot ready. So he said, you know, as an actor, whenever you're doing certain characters, certain scenes, he said, pick up the body language of an animal that you feel resonates with your character, and then try to use that.
which we did. You will see it in a maybe hopefully in the scene. चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। और आइए अब आपको लिए चलते हैं सतना। बात ऐसे खिलाड़ी की कर लेते हैं जो जुगाड़ के जेवलिन की बदौलत बड़े बड़े मुकाबलों में जीतने की तमन्ना रखता है। मध्य प्रदेश के सतना के छोटे से गांव का हिमांशु अपने परिवार की खराब माली हालत के बावजूद कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा है। कैसे, देखिए। बुलंद हौसले और फौलादी इरादे, दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना। गांव के बगीचे में जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस कर रहे हिमांशु मिश्रा के पास भाला भले ही जुगाड़ का है, लेकिन कोशिश में कोई कमी नहीं है। गांव में 1.5 साल कड़ी मेहनत करके 17 साल के हिमांशु उस मकाम तक पहुंच चुके हैं कि अब इस खेल में उनकी पहचान बन रही है। हिमांशु जेवलिन थ्रो में अब तक जूनियर, नेशनल समेत अलग अलग मुकाबलों में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन इनकी निगाहें और भी बड़े लक्ष्य पर जुड़ी है। खास बात ये है कि जरूरी संसाधनों की कमी और आर्थिक तंगी के बावजूद इन्होंने अपनी तैयारी करने में हिम्मत नहीं हारी है। मैंने जब देखा कि वेट ट्रेनिंग, इसके लिए एक वेट ट्रेनिंग भी जरूरी होती है, भार वजन उठाना भी जरूरी होता है सांस, कंधों में और पैरों में जान लाने के लिए, तो फिर मैंने अपने घर पे ये अपना बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब फिर गांव के लड़कों की मदद से मैंने एक छोटी सी देसी जिम टाइप की बनाई, उसमें डंबल्स थे और सारी एक्सरसाइज करने के लिए सबको बनवाया। 12वीं क्लास में पढ़ने वाले हिमांशु की दिलचस्पी पहले दौड़ने में थी और 400 और 800 मीटर की दौड़ में वो शानदार प्रदर्शन कर भी चुके हैं, लेकिन स्कूल में दूसरे लड़कों को जेवलिन की प्रैक्टिस करते देख इनका झुकाव इस तरफ हो गया। हालांकि हिमांशु के पास अच्छा जेवलिन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने जुगाड़ का इस्तेमाल किया। इस पर हिमांशु को गांव के लोगों के ताने भी सुनने पड़े, लेकिन मायूस हुए बगैर ये अपना सपना पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहे। काफ़ी लोग मुझे लकड़ी का जेवलिन देख के ये बोलते थे कि क्या आप गाय भैंस को चराने वगैरह, जैसे हमारे यहाँ मवेशी को चराने जा रहे हो क्या? तो वो चीज़ें मतलब कहते हैं एक प्रकार से दिल पे लग गई मेरे कि ऐसा लोग बोल रहे हैं, जानते ना कुछ हमारे बारे में, तो मुझे वो बात दिल पे लग गई। उसके बाद से मैंने उसको जद्दोजहद लगा दी, इसको मतलब आज यहाँ पहुँचने के लिए, नेशनल मेडल के लिए, और आगे भी करता रहूँगा। हिमांशु के पिता छोटे किसान हैं, लिहाजा बेटे को इस खेल के लिए जरूरी ट्रेनिंग दिलवाने का भारी खर्च उठाना उनके लिए मुमकिन नहीं। फिर भी वो बेटे की कामयाबी से काफी खुश हैं और कोशिश में जुटे हैं कि उसे हर संभव मदद दिलवा सके। अभी जब ये करने लगा मेरे को भी इच्छुक बढ़ी कि भाई अब जब ये इतनी मेहनत कर रहा तो फिर इधर उधर से सपोर्ट कर रहे हैं कर्जा लेके। अब इतने कर्जा में हम डूब गए कि अब इसका इतना कहाँ तक हम 2.5-3 एकड़ की काश्तकारी में हम सपोर्ट कर सकते हैं। हिमांशु का चयन अब 4 जून से 15 जून तक पंचकुला में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए हो चुका है। उम्मीद है कि इनकी मेहनत रंग लाएगी और राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। सतना से योगिता तारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब वक्त तो चला है आपके फेवरेट सेगमेंट का, यानी सोशल मीडिया के वो मजेदार और चटपटे वीडियोस जो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान लाते हैं। दिल लगाने से अच्छा है झाड़ू लगा लो, घर भी साफ, मम्मी भी खुश। यार देख ना, मेरे फोन में ये ओपन ही नहीं हो रहा। अरे बाबा, स्टेप को क्लोज कर पहले। ओके। अब ऊपर देख, क्या है? ऊपर पेड़ है। तो लटक के मर जा उस पे। पागल औरत। जब कभी आपको जीवन में उत्तर ना मिले तो दक्षिण में चले जाओ। हाँ। जिंदगी आपको दुख देगी पर आप मना कर देना। और इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। और खबरों को देखने का नजरिया रखिए पॉजिटिव, जैसा कि हम करते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।